गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब एक कंसेप्ट करते हैं जो फाइनेंस एक्ट 21 से आया है। पेज 71 पर आ जाइए। इस चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फाइनेंस एक्ट 21 ने अमेंडमेंट एप्लीकेबल की है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। सो ऑल्दो नॉर्मली amendments by Finance Act 21 are applicable from assessment at 22-23, but they have made the Finance Act 21 has made the amendment applicable for goodwill from assessment year 21-22. क्या क्या amendments आई हैं? एक तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में लिखा गया कि इनटेंजिबल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम? गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 32(1)(2) में भी लिख दिया गया कि डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। मैंने जानबूझकर ये अमेंडमेंट्स 43(6) और सेक्शन 50 की आपको वहां नहीं कराई जहां 43(6) दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाते। ये जो अमेंडमेंट है ओनली फॉर गुडविल है। गुडविल का मेरा ब्लॉक बता इंटेंजिबल्स। कैसे बनाते हैं ब्लॉक? ओपनिंग WDV, एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, लेस मनीज पेबल in respect of assets sold, transferred, sold, discarded, demolished during the previous year, और फिर फर्दर लेस किया गया फाइनेंस एक्ट 21 से। बताइए क्या लेस करेंगे? गुडविल की WDV हटा दीजिए। गुडविल की WDV हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? सपोज गुडविल आपने 1/1/18 को परचेज की थी 100 रुपए की, तो क्या करिए? 100 रुपए। असेसमेंट ईयर 18-19 का 12.5% डेप्रिसिएशन, असेसमेंट ईयर 19-20 का 25% डेप्रिसिएशन, असेसमेंट ईयर 20-21 का 25% डेप्रिसिएशन। ये माइनस कर दीजिए इसमें से। ये मेरी निकल गई WDV ऑफ गुडविल, उसे अब यहां से माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल से करते हैं अभी। सो इंटेंजिबल्स का जो ब्लॉक बनेगा उसमें हम क्या करते हैं? ओपनिंग WDV, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेस मनीज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, discarded, demolished, destroyed during the previous year, further less करिए WDV of goodwill। So 43(6) में कह रहे हैं जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसमें फर्दर एडजस्ट करिए रिडक्शन बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुडविल फॉलोइंग दिस ब्लॉक एज डिक्रीज बाय 100 रुपए मेरे एग्जांपल में, एज डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउबल टू द असेसी फॉर सच गुडविल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एज इफ गुडविल वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एज्यूम कर लीजिए कि गुडविल इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, WDV निकाल लीजिए, उस WDV को लेस कर दीजिए फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ एसेट। In respect of previous year relevant to assessment 21-22, in case where the goodwill of business profession was part of the block of asset on which depreciation was obtained by the assessee for the immediately preceding previous year, so however the amount of such reduction shall not exceed the WDV
द WDV. तो ये जो रिडक्शन है डेट विल नॉट एक्सीड द WDV. अभी सब कुछ करते हैं. एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा. तो असेसमेंट या 21-22 का जो ब्लॉक बनाएंगे उसमें ओपनिंग WDV, एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, लेस मनीज पेबल, लेस गुडविल की एक्चुअल कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन जब से वो परचेज हुआ था टिल असेसमेंट या 2021 लेस कर दीजिए. एंड दिस रिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल्स. सेक्शन 50 चेंज किया गया. Provided that in case where goodwill of business profession forms part of block of asset for assessment at 2021 and onwards, and depreciation thereon has been obtained by the assessee under the Act, the WDV of that block of asset and short-term cap gains, if any, shall be determined in such manner as may be prescribed. ये कह रहे हैं कि अगर असेसमेंट है 2021 में गुडविल आपका ब्लॉक का पार्ट था तो WDV कैप गेन निकालने के लिए हम रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे और ये रूल 8AC अभी आ गया है. कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैप गेन्स and WDV under section 50 where depreciation on goodwill has been obtained. पैरा 1 जनरल लिखा होता. पैरा 1 में लिखा था कि हम ये रूल नोटिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 21. पैरा 2 where the goodwill of business profession was the only asset, इकलौता एसेट था, और one of the assets in block of assets intangible for which depreciation was obtained by the assessee in assessment year 2021, the WDV of this block for previous year relevant to assessment year 21-22 shall be determined in accordance with section 43(6)(c)(2)(b) जो अभी हमने किया 43(6)(c)(2)(b. तो कह रहे हैं जैसे हमने 43(6) में बताया वैसे WDV निकाल लीजिए. नंबर 3, where the reduction under 43(6)(c)(2)(b for previous year 2021 assessment 21-22 exceeds aggregate of the following amounts, namely. एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं सर. The WDV of block of assets at the beginning of the previous year 2021 without giving effect to reduction under 43(6)(c)(2)(b, and the actual cost of any asset falling within the block of intangibles other than goodwill acquired during the previous year 2021, then such excess shall be deemed to be the cap gains arising from transfer of short term capital asset. तो अगर रिडक्शन जो है इससे एक्सीड कर रही है तो एक्सेस को हम शॉर्ट टर्म कैप गेन्स मानेंगे. विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 एंड सेक्शन 55 वेयर द गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वाज द ओनली एसेट इन ब्लॉक ऑफ एसेट इंटेंजिबल फॉर विच depreciation was obtained by the assessee in assessment year 2021 and block of asset ceases on account of there being no further asset acquired during the previous year 2021 in that block, there will be no cap gains or loss on account of block of assets having ceased to exist. The cap gains or loss on transfer of goodwill during previous year relevant to assessment year 21-22 or subsequent assessment year shall be determined in accordance with provisions of 48, 49 and 55. Section 55 कहता है in relation to capital asset being goodwill of business profession or trademark, brand name associated with the business profession, right to carry, manufacture, produce, article वगैरह वगैरह,
अगर आपने गुडविल परचेज की है तो परचेज प्राइस लेंगे। इन केसेस 1 to 4 और 49(1) ये बाद में कर लेंगे, ये सब बाद में कर लेंगे। अगर गुडविल परचेज किया तो परचेज प्राइस लेते हैं। ये अमेंडमेंट आई। प्रोवाइडेड एट वेयर कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन in respect of its deduction on account of depreciation under 32(1) has been obtained by the assessee in previous year preceding the previous year relevant to assessment in 21-22, the provisions of 1 and 2 shall apply with the modification that total amount of depreciation obtained by the assessee under 32(1) before assessment at 21-22 shall be reduced from the amount of purchase price. करते हैं, सारा करते हैं। अब देखिए, the following information is given for block of intangible assets. The said block includes intangibles like know-how, copyright, licenses and goodwill. केस 1 पे लिमिट करेंगे अपने आप। WTV of intangible block as on 1/4/20, 95 lakh। गुडविल आपने परचेज की थी 1/1/18 को 80 लाख की। अब क्या करेंगे हम? एज्यूम करिए, लॉ कहता है कि इसको इकलौता एसेट मानकर डेप्रिसिएशन लेस करिए टिल असेसमेंट ईयर 2021। Assume that goodwill was the only asset in the block of asset since it was purchased. WTV of goodwill on 1/4/20 shall be computed as under cost of goodwill 80 lakh, assessment या 1890, 1/1/18 को खरीदी है तो 50% डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल्स ऑफ डेप्रिसिएशन रेट 25% होता है। 1920 एंड 2021 ये मेरी WTV ऑफ गुडविल आ गई 1/4/20 को। तो देखिए, WTV निकाल लीजिए। सेक्शन 50 देखते हैं अब क्या कहेगा। कहता है कि रूल हम लगाएंगे, जो नया रूल लेके आ रहे हैं। सेक्शन 50 कहता है रिडक्शन कि गुडविल इंटेंजिबल्स का पार्ट है ब्लॉक का, और 2021 असेसमेंट है तो डेप्रिसिएशन क्लेम की थी, तो WTV निकालिए एस ऑफ 43(6)(c)(2)(e), ये निकल गई मेरी। नाउ इन असेसमेंट या 21-22 WTV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस बाय 95 लाख में से ये कम कर दीजिए, यह 55,062,500। सेक्शन 50 का कोई और पार्ट लग ही नहीं रहा मुझे। सेक्शन 50 का सिर्फ पार्ट 2 लग रहा है मुझे, रूल 8AC का। ये कम कर दीजिए आप। 55,62,500 इज अ WTV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। असेसमेंट या 21-22 में 25% डेप्रिसिएशन दीजिए, असेसमेंट या 22-23 25% डेप्रिसिएशन। दिस इज द ब्लॉक क्लोजिंग ओपनिंग WTV नेक्स्ट ईयर। सेक्शन 55 क्या कहता है? क्लॉज ए तो पुराना है, ये कहता है कि गुडविल आपने परचेज की तो परचेज प्राइस लेंगे कॉस्ट,
लेकिन अगर गुडविल परचेज के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे तो जो डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया वो लेस कर दीजिए, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल इन माय केस विल बिकम 39,37,500. केस 2 देखिए, मेरा ब्लॉक की WDV थी 35 लाख, ओपनिंग 80 लाख की गुडविल मैंने पहले परचेज की थी, ऐसे निकाल लीजिए 39,37,500 43,600 कि एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करिए, ये ब्लॉक से कम करिए, लेकिन लॉ कहता है कि रिडक्शन विल नॉट एक्सीड द WDV. सेक्शन 50 रूल 8AC का पार्ट 3, जहां रिडक्शन कर रहे 43(6)(c)(2)(b) में फॉर प्रीवियस ईयर 2021 एंड इट एक्सीड्स एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या, WDV of the block of assets at the beginning of the previous year 2021 without giving effect to deduction, cost of the assets acquired during the block, then excess will be deemed as short-term cap gains from the transfer of assets. Case 2, WDV निकली 39,37,500, मेरा 35 लाख का ओपनिंग WDV है, रिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स 35 लाख, नील, डेप्रिसिएशन इज नील. और रूल 8AC क्या कहता है कि इफ दिस एक्सीड्स ओपनिंग WDV plus assets acquired, then 437,500 is short-term capital gains. ये short-term cap gain होगा असेसमेंट ईयर 21-22 का. और सेक्शन 55 कहता है कि अगर ये गुडविल आप बाद में बेचते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन आउट टिल डेट, यानी 37,500 ली जाएगी, एंड होल्डिंग पीरियड विल बी फ्रॉम 1/1/18. Suppose in illustration 1, goodwill was only remaining asset on the block of assets on 1/4/20. What shall be the treatment and assessment in 21-22? Rule 8AC, Part 4. जहां गुडविल इकलौता एसेट था in the block of asset, and block of assets ceased to exist on account of there being no further asset acquired in the previous 2021 in this block, there will be no cap gains or loss on account of block of asset having ceased to exist. So illustration 2 में क्या होगा, अगर गुडविल वॉज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट कर गया,
no further asset was acquired, तो इस 55, 60 to 500 की कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी. दिस इज अ डेड लॉस. Suppose assessee purchase know-how of 10 lakh on 1st June 20 in addition to information given in illustration 1. फिर क्या होगा? Opening 95 lakh, asset acquired 10 lakh, गुडविल की वैल्यू माइनस करेंगे, ये आ गया. डेप्रिसिएशन निकालेंगे अब आप इस तरह से. इस वाले केस में 35 लाख प्लस 10 लाख 39, 37, 500 रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी. 560 to 500 इस पर डेप्रिसिएशन निकलेगी. और गुडविल अगर बेचेंगे बाद में उसकी कॉस्ट ली जाएगी 39, 37, 500 एज पर सेक्शन 55. सारा कुछ दोबारा करते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा. ब्लॉक ऑफ एसेट में अब गुडविल नहीं आएगा. 32(1)(2 कहता है डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी. 43(6) कहता है क्या करिए आप, असेसमेंट या 21, 22 का जो ब्लॉक बनाएंगे आप, 1420 की WDV है, उसमें एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, लेस सेल प्राइस करते हैं, फर्दर लेस करिए जो गुडविल आपने परचेज की थी माइनस, मतलब गुडविल की WDV निकाल लीजिए. गुडविल जो परचेज की थी लेस डेप्रिसिएशन अप टू असेसमेंट 2021 निकाल लीजिए, वो ब्लॉक से लेस कर दीजिए, ताकि अब मेरी WDV में WDV और गुडविल नहीं आ रही. बट ये जो लेस करेंगे इट कैन नॉट एक्सीड द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, क्योंकि ब्लॉक की WDV नेगेटिव हो ही नहीं सकती. क्लियर है तक? ये कह रहे हैं सेक्शन 50 के लिए हम रूल निकालेंगे. रूल आ गया 8AC. पहला जनरल है कि हमने ये रूल निकाला है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 21, वो मैंने दिया नहीं है. 2 में कह रहे हैं कि क्या करिए हम सेक्शन 50 में कैसे निकालते हैं, कैप गेन सेल प्राइस माइनस ओपनिंग WDV माइनस एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर. तो उस WDV की जगह लीजिए जो WDV हमने निकाली है 43(6) के हिसाब से, आफ्टर रिड्यूसिंग द WDV ऑफ गुडविल. नंबर 3, अगर जो गुडविल की WDV निकल रही है वो एक्सीड कर रही है ओपनिंग WDV प्लस एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो एक्सेस है उसे हम शॉर्ट टर्म कैप गेन मान लेंगे असेसमेंट 21, 22 का. 4, अगर गुडविल मेरा इकलौता एसेट था ब्लॉक में और ब्लॉक अब सीज टू एग्जिस्ट कर गया बिकॉज गुडविल एसेट रही नहीं, तो जो भी अमाउंट बचेगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. और ये जब गुडविल बिकेगी तो कैप गेन्स का चैप्टर लग जाएगा. सेक्शन 55 में ये पहले से ही था, ये पहले से ही था, ये सब पहले से ही थे. हम कैप गेन्स में करेंगे.
इसमें लिखा हुआ है कि गुडविल अगर परचेज करते तो परचेज प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां इन्होंने अमेंडमेंट की कि जो गुडविल आपने परचेज की थी उसमें से क्या करिए, जो डेप्रिसिएशन आपको मिली असेसमेंट 2021 तक की, उसे लेस कर दीजिए, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इलस्ट्रेशन दोबारा देख लीजिए। मेरे ब्लॉक में बड़े सारे एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। ओपनिंग 95, 35, 80, 80 की गुडविल परचेज की थी। तो क्या करिए, गुडविल के WD भी निकाल लीजिए, 39, 37,500। केस 1 में 95 में से ये माइनस करिए, ये आ गया। इस पर आप डेप्रिसिएशन देंगे असेसमेंट 21, 22, देन 22, 23। केस में 35, 39, 37 इसको निल कर देंगे एंड 4,37,500 इज शॉर्ट टर्म कैप गेन्स फॉर असेसमेंट 21, 22। सपोज इन इलस्ट्रेशन 1 गुडविल, अच्छा अब इन दोनों केस में जब गुडविल आगे बिकेगी तो कॉस्ट क्या लेंगे उसकी, 39, 37,500 एज पर सेक्शन 55 द अमेंडमेंट। सपोज इन इलस्ट्रेशन 1 केस 1 गुडविल वॉज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, फिर क्या होता, 95, 39,700 ये डेड लॉस हो जाता। 55, 62,500 डेड लॉस, नो टैक्स ट्रीटमेंट। हम कह रहे हैं इसके बाद कि सपोज इलस्ट्रेशन 1 में हमने 10 लाख का एसेट और खरीदा होता, फिर क्या होता, 95 + 10 दिस माइनस WDV ऑफ गुडविल, ये आ गया। अब डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। केस 2 में 35 + 10 रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, 5,6,500 डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। और जब ये गुडविल बिकेगी दोनों केस में, कॉस्ट विल बी टेकन एज 39, 37,500। सो आई होप these examples are very, very clear to you. So page 218, employers and employees contribution to PF, superannuation fund and other gratuity funds and other funds. मैंने कुछ नहीं किया है, जो वेरियस प्लेसेस पर हमने लॉ पढ़ा था उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड के लिए जो हमने लॉ स्कैटर्ड प्लेसेस पर पढ़ा था वो सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड कब अलाउ होगा, अगर अप्रूव ग्रेच्युटी फंड है आपका, 3615 कहता है। 40a4 कहता है कि अलाउ कंट्रीब्यूशन तब होगा जब एम्प्लॉयर ने अरेंजमेंट किए हुए हैं कि जब भी इस फंड से ग्रेच्युटी पे होगी एम्प्लॉय को, उस पर अगर टीडीएस बनता है तो टीडीएस कटने के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। 40a7 कहता है कि कोई भी प्रोविजन करते हैं आप ग्रेच्युटी के लिए, हम डिसअलाउ कर देंगे, सिर्फ अलाउ करेंगे अगर अप्रूव ग्रेच्युटी फंड को प्रोविजन है या फिर ग्रेच्युटी एक्चुअली बिकमिंग पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। सो अगर आपने कोई फंड नहीं रखा हुआ, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया है, डेथ हो गई है, उसे आप ग्रेच्युटी पेएबल करते हैं, दैट ग्रेच्युटी पेएबल इज अलाउबल एज डिडक्शन। 40a9 कहता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किसी भी फंड को करेंगे आप
हम अलाउ नहीं करेंगे एक्सेप्ट ग्रेचुइटी फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपरएन्यूशन फंड, ESI एंड पेंशन फंड अंडर ATCCD। 43B कहता है, 43B कहता है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगी। तो देखिए, फंड शुड बी एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड 36.5, arrangement should be made for deduction of TDS from any payment made from the fund which is taxable under the head salaries. 40A4, deduction is allowed in the year in which liability is incurred provided it is paid on or before the due date of furnishing of return of income of that year. Otherwise, deduction shall be allowed in the year of actual payment. 40A7 कहता है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अलाउ नहीं करेंगे एक्सेप्ट इट इज टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड या फिर ग्रेचुइटी एक्चुअली पेबल हो गई है। Therefore, no deduction shall be allowed for any provision of gratuity towards unapproved gratuity fund. नेक्स्ट पेज पर आइए। इसी तरह आपके एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड्स हैं 3614, 14A, 40A4, 40A9, 43B। इन सबको मैंने इकट्ठा कर दिया पेज 221। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन to provident fund and other welfare funds is allowable as deduction if following conditions are fulfilled. Provident fund should be recognized, superannuation fund should be approved by the commissioner, या फिर ATCCD का पेंशन फंड है आपका। अरेंजमेंट्स करेंगे आप TDS काटने के, जब भी कोई पेमेंट की जाएगी इस फंड से जो कि टैक्सेबल है सैलरीज के अंदर, और जिस साल आपने प्रोविजन की उस साल की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो आपको अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। 40A9 कहता है कि कोई भी और फंड बनाएंगे आप, उसको बनाने का खर्चा, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे सब डिसअलाउ कर देंगे एक्सेप्ट वेयर द पेमेंट इज मेड टू बी रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, फॉर एग्जांपल ESI, या फिर पेमेंट इज मेड टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड superannuation fund, recognized provident fund, or towards pension scheme under ATCCD. Employer's contribution to PF for the month of August 21 is 60,000. ड्यू डेट है 15/9/21 और चेक आपने 60,000 का डिपॉजिट किया 24/4/22 को, तो एज पर 43B आपका ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो गया, डिडक्शन विल बी अलाउड टू यू इन असेसमेंट ईयर 22-23। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 इज 80,000। ड्यू डेट है 15/4, आपने चेक जमा किया 14/7 को, आपने ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया, therefore deduction is allowed in assessment year 22-23 as per section 43B। अब एक मेजर चेंज आया है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन में। देखिए, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको एंट्री क्या पड़ती है उसके लिए, सैलरी डेबिट लेट से 10,000 रुपीज, टू बैंक 9,000 रुपीज, टू एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल 1,000 रुपीज। तो जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो एक्सपेंस आपका होता ही नहीं है, वो तो जब मैं पे कर दूंगा एंट्री पड़ जाएगी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल डेबिट 1,000 टू बैंक 1,000 रुपीज। तो ये आपका एक्सपेंस नहीं होता है। बट लॉ मेकर्स चाहते थे कि जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा होनी चाहिए।
एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट हर महीने का जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है आपको अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना चाहिए। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, दिस इज ओनली फॉर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, दिस ओनली फॉर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है, जो एम्प्लॉयर रिसीव करेगा एम्प्लॉइज से, वो एम्प्लॉयर की इनकम बना देंगे। सो सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम में लिखा गया कि जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को मिलती है वो इनकम डीम कर ली जाएगी एम्प्लॉयर की। और साथ में एक सेक्शन आ गया 3615A जो कहता है कि हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे अगर इसे आप पे कर देते हैं बाय द ड्यू डेट। और ड्यू डेट का मतलब है ड्यू डेट एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट डीड, which is always 15th of the next month, which is always 15th of the next month. यानी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन अलाउ होगी अगर आप इसे पे करते हैं बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर नहीं पे किया, एक दिन भी डिले किया, इट्स डिसअलाउड परमानेंटली। ये लॉ बना था बट हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आ गई। एक बड़ा फेमस जजमेंट हुआ एमिल, जहां हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से यहां ड्यू डेट का मतलब है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हाई कोर्ट ने कहा ड्यू डेट हम वही लेंगे जो हम इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए लेते हैं 43B में। एंड एज सच इस जजमेंट के हिसाब से अगर आप लेट भी जमा करते हैं इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन बट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर देते हैं, एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। सो ऑल्दो सेक्शन कह रहा था कि ड्यू डेट एज पर पीएफ एक्ट, बट हाई कोर्ट जजमेंट्स आ गई जिन्होंने कहा ड्यू डेट विल बी एज पर 43B विच इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। फाइनेंस एक्ट 21 ने इस जजमेंट को और इस तरह की जजमेंट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली ओवर रूल किया और प्रोवाइड किया कि ड्यू डेट मीन्स ड्यू डेट एज पर पीएफ एक्ट ओनली। और साथ के साथ सेक्शन 43B में क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट डाल दी कि 43B विल नेवर अप्लाई टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो अब देखिए आप क्या करेंगे। अप्रैल 21, मई 21, जून 21, जुलाई 21, लाइक दैट मार्च 22 तक जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसे लिखिए। लेट्स से 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख दिस। अगर आपने 15 मई तक जमा कर दिया है तो अलाउ हो जाएगा, इनकम में ऐड करेंगे और एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। अगर ये आपने 15 जून तक जमा होना चाहिए, आपने 16 जून को जमा किया, डिसअलाउड फॉर एवर। ये आपकी इनकम डीम कर ली जाएगी एंड दिस इज डिसअलाउड फॉर एवर। ये इनकम डीम कर लेंगे बट एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा 3615A में, बिकॉज आपने ड्यू डेट पे जमा कर दिया। सपोज जून का आपको 15 जून को जमा करना है, आप 17 जुलाई को जमा करते हैं, डिसअलाउड फॉर एवर। तो देखिए दोस्तों, अब आपको हर महीने का इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। जब ये 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा नहीं हुआ, इल बी डिसअलाउड। तो हर मंथ का आप सेपरेट निकालेंगे और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी आज आपको ये देना होता है।
सो फाइनेंस एक्ट 21 ने जो जजमेंट थी एमएल और इस तरह की, उसको ओवररूल कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोवाइड किया कि भैया अब तो हम मंथली देखेंगे। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पेज 222 टू प्रोविडेंट फंड, सुपरन्यूशन फंड एंड अदर फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। सेक्शन 224 के तहत हम इनकम डीम कर लेंगे, क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन कहीं आता नहीं है। सो इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम सम रिसीव बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरन्यूशन फंड, अदर वेलफेयर फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पहले हम इनकम में ऐड करेंगे और फिर हम 3615A में डिडक्शन दे देंगे। Deduction shall be allowed for any sum received by the assessee from his employees as their contribution to Provident Fund, Superannuation Fund, and any other fund set up under the ESI or any other welfare fund, if such sum is credited by the assessee to the employee's account in the relevant fund on or before the due date. तो एक बात और, अगर आप 15/5 को चेक जमा करते हैं और चेक क्लियरिंग में 17 मई को आता है, तो डिपॉजिट डेट यही मानी जाएगी, प्रोवाइडेड द चेक डज नॉट बाउंस। सो 15/5 को अगर अप्रैल का कंट्रीब्यूशन आपने 15/5 को चेक से जमा कर दिया और 17/5 को चेक क्लियर हुआ, एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 15/5 को ही, प्रोवाइडेड द चेक डज नॉट बाउंस। सो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अगर ये सम क्रेडिट कर देते हैं टू एम्प्लॉइज अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट मीन्स 15th of नेक्स्ट मंथ। अगर आपको मालूम है पीएफ एक्ट में मुझे ग्रेस डे मिलते हैं 5 दिन, बट सीबीडीटी ने अभी क्लैरिफाई किया है कि वो 5 डे से हम ड्यू डेट नहीं बढ़ाएंगे। यानी प्रैक्टिकली मुझे 15 मई तक अप्रैल का पीएफ जमा करना होता है, बट पीएफ एक्ट में मुझे 5 ग्रेस डेज मिलते हैं, यानी 20th मई तक मैं करा सकता हूं। बट सीबीडीटी ने अभी क्लैरिफाई किया कि ग्रेस पीरियड हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ड्यू डेट का मतलब है ड्यू डेट विच इज 15th of नेक्स्ट मंथ। सो एक्सप्लेनेशन 1 ऐड की गई 3615A में बाय फाइनेंस एक्ट 21 to overrule the various high court judgments. Due date means the date by which the assessee is required as an employer to credit the employee's contribution to employee's account under the relevant fund, under the any act, rules, notification वगैरह, और PF Act में due date is 15th of next month. Explanation 2 ने clarify किया कि 43B इस पे नहीं लगेगा employee's contribution पर। Explanation 2 to 3615A says for the removal of doubts, it is hereby clarified that provisions of 43B shall not apply to and shall be deemed never to apply to due date under this clause. 43B में ड्यू डेट होती है as per for written filing, ड्यू डेट फॉर रिटन फाइलिंग। उधर 43B भी अमेंड किया गया है और वहां लिख दिया गया है कि 43B shall not apply and shall be deemed never to apply to any sum received by the assessee from his employees to which section 224(10) applies. तो मैंने नोट लिखा कि एमएल के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ ESI would qualify for deduction even if it is paid after the due date prescribed under the PF Act, but on or before the due date of filing of return of income under the Income Tax Act. बहुत सारे असेसी इसका बेनिफिट ले रहे थे और फाइनेंस एक्ट 21 ने इस जजमेंट को, इस तरह के जजमेंट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली ओवररूल कर दिया है। मैंने मेमोरेंडम दिया है जहां ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा, एनालिसिस देखिएगा। डिडक्शन अंडर 3615A
shall now be allowed to the employer only if they deposit the employee's contribution by the due date specified in the relevant fund act, that is PF Act rules notification. For instance, as per the EPF scheme and ESA scheme, the employer is mandated to deposit employee's contribution in his account under the relevant fund on or before 15th day of the next month. Agar employer fails to deposit the employee's contribution by the due date as per the PF Act, he shall never be allowed deduction for the amount deemed as income under 224(10), even if he deposits the amount later on. So employee's contribution मार्च 22 की 80,000 रुपये है, ड्यू डेट है 15/4 करिए से 15/4, ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट में. सो ड्यू डेट इज 15/4/22. चेक जमा किया गया 14/7/22 को. सिंस आपने चेक जमा किया ड्यू डेट के बाद, डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी और ये अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा. डिडक्शन परमानेंटली डिसअलाउ हो जाएगी. तो अब जब पास से क्वेश्चंस करेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 10 लाख, ठीक है. और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो तो आपको कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सो 31 मार्च 22 का अकाउंट है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सो नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30 जून 22 तक जमा हो गई थी, जमा हो गई थी. और यह भी लिखा है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10 लाख की जमा हुई है 30 जून 22 को, यानी एम्प्लॉइज दोनों जमा हुई है 30 जून 22 को. तो ये तो आपका अलाउ हो जाएगा 43B में. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले जमा है, पर जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आप उसे इनकम में ऐड करेंगे और फिर लिखेंगे डिडक्शन आपको अलाउ नहीं हो रही है बिकॉज आपने पीएफ एक्ट की ड्यू डेट तक जमा नहीं किया है. तो ये अमेंडमेंट 100% आपको एग्जाम में आएगी. विल स्टॉप हियर.